नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत झा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी पाठशाला पर। आज हम अपनी 30 मिनट सीरीज के नेक्स्ट क्लास पर हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 2 नागरिकता, जिसमें हम भाग 2 के सारे अनुच्छेद जो 5 से 11 तक दिए हुए हैं उनको पढ़ेंगे। 5 से 11 तक जो अनुच्छेद दिए हैं उनको सबको पढ़ेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 और इसमें जो संशोधन हुए हैं अभी तक 6 बार संशोधन इसमें किए गए हैं और सबसे नवीनतम संशोधन 2020 में किया गया है। CAB और CAA इनके बारे में भी जानेंगे। फिर नागरिकता प्राप्ति के प्रकार क्या है, कितने प्रकार से नागरिकता मिलती है, नागरिकता समाप्ति किन आधारों पर नागरिकता समाप्त की जाती है, PIO कार्ड क्या होता है, OCI कार्ड क्या होता है, CAV एंड CAA, इन सब के बारे में आज हम इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है और नागरिकता का जो प्रावधान है हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया है और एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि भारतीय नागरिक होगा। भारतीय नागरिक, यहाँ राज्यों के नागरिक नहीं होते हैं, भारतीय नागरिक होगा। तो देखिए एकल नागरिकता है जिसका प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। दूसरी ओर USA, स्विट्जरलैंड आदि में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है? दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि संघ का नागरिक होगा और संबंधित जिस राज्य का वह मूल निवासी है वहाँ राज्य का नागरिक होगा। तो दोहरी नागरिकता का मतलब यह होता है। यह संविधान की एकात्मक लक्षण या एकात्मक विशेषता है। अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक हो वही राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बन सकता है? तो अमेरिका में राष्ट्रपति केवल वही बन सकता है जो जन्म से नागरिक हो, जबकि भारत में दो तरह से नागरिक हो, एक तो जन्म से और दूसरा प्राकृतिक रूप से नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। और नागरिकता से संबंधित समस्त शक्तियां संसद को हैं, इसलिए यह संघ सूची का विषय है। नागरिकता संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम जानते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। तो देखिए आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उस दिन नागरिक किस किस को माना गया? तो ऐसे सभी लोग जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे थे या जिनके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, ऐसे सभी लोगों को भारतीय नागरिक मान लिया गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता अधिकार की बात करता है। अब जैसे विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद लोग पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत, तो इनके बारे में प्रावधान किया गया है इसमें। जो पाकिस्तान से भारत आए उन लोगों के कैसे नागरिक माना जाएगा, तो इसके बारे में प्रावधान इसमें किया गया था। तो ऐसे लोग जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो और जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हो, या यदि इसके बाद आया हो, यदि 19 जुलाई 1948 के बाद कोई भारत आया है, तो वो 6 माह रहकर पंजीयन द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो आर्टिकल 6 में दो बातें कही गई हैं। पहली बात, यदि कोई व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो और जो
19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा या नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि 19 जुलाई 1948 के बाद कोई भारत आता है तो उसे 6 माह भारत में रहकर पंजीयन द्वारा नागरिकता प्राप्त करनी होगी। उसके बाद आर्टिकल 7 क्या कहता है कि पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों को नागरिकता का अधिकार, जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और उसके बाद भारत फिर लौट आए तो ऐसे लोगों को नागरिकता उसी आधार पर दी जाएगी जिस आधार पर 1948 के बाद, जुलाई 1948 के बाद जो भारत में आए थे उन लोगों को, यानी कि पंजीकरण के द्वारा उनको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 में क्या है, ऐसे लोग जो भारत से बाहर रह रहे हों, भारतीय मूल के, ऐसे लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनको नागरिकता का। तो भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होते हैं, जिनके माता पिता दादा दादी में से कोई एक भारतीय हो, भारतीय नागरिक हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति यदि नागरिकता लेना चाहते हैं तो पंजीकरण के द्वारा वो नागरिक बन सकते हैं। आर्टिकल 9 विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता के समाप्त होने की बात करता है। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना कि आर्टिकल 9 समाप्त होने की बात करता है कि भारतीय नागरिकता किस स्थिति में समाप्त हो जाएगी। तो यदि किसी ने विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे कि अक्षय कुमार, तो इन्होंने कनाडा की नागरिकता स्वीकार कर ली थी, तो ये भारतीय नागरिक नहीं रहे थे और इसी वर्ष इन्हें दोबारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है। दोबारा इन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है। तो जब इन्होंने कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर ली थी तो ये भारतीय नागरिक नहीं रहे थे, इसीलिए इस वर्ष इन्होंने पुनः भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर लिया है। तो ये आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाकर संसद विधि बनाकर नागरिकता अधिकारों को प्रभावित कर सकती है, ये आर्टिकल 10 कहता है। आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति और नागरिकता संबंधी अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। तो ये उसको शक्ति दी गई है संसद को। देखिए सबसे पहला आर्टिकल क्या कहता है, तो आर्टिकल 1 कहता है जब संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात करता है। ठीक। आर्टिकल 2 क्या बात करता है, संविधान लागू होने की समय नागरिकता की बात आर्टिकल 1 करता है। और आर्टिकल 2 क्या कहता है, वो मतलब आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए है, ये 5 ये 6। और आर्टिकल 7 क्या कहता है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए तो फिर लौट के आए थे, तो पाकिस्तान से भारत आ गए और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान करता है 7। और आर्टिकल 8 क्या कहता है, भारतीय मूल के लोगों के बारे में प्रावधान करता है, लोगों के बारे में। आर्टिकल 9 नागरिकता समाप्ति की बात करता है। आर्टिकल 9 किसकी बात करता है, नागरिकता समाप्ति की। ठीक। और आर्टिकल 10 नागरिकता अधिकारों को बना रहना है या प्रभावित करने की शक्ति नागरिकता अधिकार प्रभावित करने की शक्ति
संसद को है, विधि बनाकर संसद इनका विनियमन कर सकते, और 11 संसद को अधिकार देता है। इस तरह से इसके 11 अनुच्छेद हैं। अब जब ये 11 आर्टिकल 11 ने संसद को अधिकार दिया, चूंकि संविधान में नागरिकता के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, इसीलिए संसद को अधिकार दिया गया और संसद ने इसी अधिकार का प्रयोग करके नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। संसद ने इसी अनुच्छेद से मिली शक्ति का प्रयोग कर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया और इसमें नागरिकता प्राप्ति और समाप्त होने के विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति के विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की सकती है। एक तो जन्म से ही है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी या उसके बाद भारत में हुआ है वह जन्म से भारतीय नागरिक होगा। लेकिन इसके अपवाद हैं राजनयिक एवं विदेशियों के बच्चे। राजनयिक का मतलब होता है जो विदेशी भारत में, जैसे कि हमारे देश के उच्चायुक्त जो होते हैं वो विदेशों में काम करते हैं, आईएफएस सर्विस वाले, तो ऐसे लोग जो बाहर के भारत में दूतावास में काम कर रहे हैं उनको राजनयिक बोलते हैं। तो विदेशी दूतावास के लोग, अधिकारी, कर्मचारी जो भारत में निवास कर रहे हैं और यदि उनके बच्चे का जन्म यहाँ होता है तो वह जन्म से भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। और एक विदेशियों के बच्चे, मान लीजिए कोई घूमने आता है 2-3 महीने के लिए और उसी दौरान डिलीवरी होती है और बच्चे का जन्म होता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। दूसरा है वंश के आधार पर। भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति, जैसे कुछ भारतीय लोग बाहर रह रहे हैं, घूमने गए, एनआरआई वगैरह हैं, वो भारत से बाहर रह रहे हैं और वहाँ उनके बच्चे का जन्म होता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो ये दूसरा है वंश के आधार पर। तीसरा है देशीयकरण या प्राकृतिक नागरिकता। तो देशीयकरण में क्या होता है कि आप आवेदन कर सकते हो, विशेष क्षेत्र से संबंधित हो या सरकार को लगता है कि आपको नागरिकता देनी चाहिए तो वह भारतीय नागरिकता दे देती है। इसको देशीयकरण कहते हैं या प्राकृतिक नागरिकता। पंजीकरण से कोई व्यक्ति भारत में निवास करने के बाद 7 वर्ष प्लस 1 वर्ष लगातार निवास करने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कार्यालय में आवेदन द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। मान लीजिए कोई क्षेत्र है जो भी भारत से बाहर है, ये इंडिया है, इससे बाहर का कोई क्षेत्र है, जब वह भारत इस क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेगा तो इस क्षेत्र के नागरिक भारतीय नागरिक माने जाएंगे। लेकिन कब? इसके संबंध में सूचना कौन जारी करता है? अधिसूचना केंद्र सरकार जारी करेगी। तो याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट है कि इसकी सूचना कौन जारी करेगा? सरकार करेगी, ना कि राष्ट्रपति करेगा, ना संसद करेगी। ठीक है, तो इन 5 तरह से नागरिकता प्राप्त होती है। एक बार समराइज कर लेते हैं। नागरिकता प्राप्त कैसे होगी? तो इसके 5 प्रकार हैं। पहला है जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी भारतीय जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो जन्म से 1950 के बाद जन्म होना चाहिए, गणतंत्रता दिवस के बाद जन्म हुआ हो, जन्म से नागरिक होगा। दूसरा व्यक्ति वंश द्वारा नागरिक माना जाएगा, वंश द्वारा नागरिकता प्राप्ति। तीसरा देशीयकरण द्वारा नागरिकता। चौथा पंजीकरण द्वारा और पंजीकरण द्वारा। और 5वां क्षेत्र समाविष्टि या क्षेत्र अधिग्रहण।
इस तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसी 1955 के अधिनियम में समाप्ति की भी बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से समाप्त हो जाएगी। एक तो हमने आर्टिकल 9 में ही देख लिया था, आर्टिकल 9 भी समाप्ति की बात करता है। और आर्टिकल 9 में हमने क्या देखा था, यदि हम किसी विदेशी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लें तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा 3 प्रकार हैं जिनसे भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। 3 तरीके से भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्वैच्छिक त्याग, हम त्याग दें तो नागरिकता समाप्ति हो जाएगी। दूसरा होगा बर्खास्तगी द्वारा, दूसरा बर्खास्तगी, बर्खास्तगी के द्वारा। और तीसरा है वंचित करने पर, वंचित करने पर। तो वंचित कौन कर सकता है, सरकार या कानून बनाकर वंचित कर सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या आधार होगा, पहला आधार होगा यदि आपने नागरिकता फर्जी तरीके से ली है, फर्जी तरीके से ली और पता चल जाता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा, संविधान के प्रति अनादर, संविधान के प्रति अनादर, तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तीसरा हो जाएगा युद्ध के दौरान शत्रु देश, युद्ध के दौरान शत्रु देश से आपके यदि संबंध हैं तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। चौथा हो जाएगा पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से आपको नागरिकता मिली है, पंजीकरण या प्राकृतिक, पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त की है आपने, तो ऐसी नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के दौरान, 5 वर्ष के दौरान 2 वर्ष का किसी देश में कारावास हो जाए, 2 वर्ष का की जेल, 2 वर्ष की जेल हो जाती है तो उसको क्या, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और अंतिम है कि यदि भारतीय नागरिक लगातार 7 वर्ष से भारत से बाहर रह रहा हो, भारत से बाहर रहता हो तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इन तरीकों से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, देखिए वही लिखा हुआ है, फर्जी तरीके से यदि आपने नागरिकता प्राप्त की है तो, संविधान का अनादर किया है तो, युद्ध के दौरान शत्रु देश से संबंध है तो, और पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से आपने नागरिकता ली और 5 वर्ष के दौरान आपको किसी देश में 2 वर्ष या अधिक की सजा हो जाती है तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और भारत से लगातार 7 वर्षों से आप बाहर रह रहे हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त कर सकती है सरकार। तो ये है नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति के तरीके। फिर नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन, तो 2000 में एक समिति बनाई गई थी, एल.एम. सिंघवी समिति, और इस समिति को कहा गया था कि जो भारतीय डायस्पोरा है, यानी कि भारतीय लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, उनको भारतीय नागरिकता देने के बारे में सुझाव दीजिए। तो इस समिति ने 2002 में रिपोर्ट दी और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर PIO योजना 2002 में चलाई गई थी। PIO का मतलब क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति। ठीक है, तो ये योजना शुरू की गई 2002 में, PIO योजना 2002 में। उसके बाद OCI योजना 2005 में, और OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसको भारतीय नागरिकों की तरह अधिकार प्राप्त होते हैं, बस कुछ अधिकार हैं जो इसको प्राप्त नहीं होते। चुनाव नहीं लड़ सकता, भारतीय सेवा जो होती हैं उनमें नहीं रह सकता,
तो ये कुछ अधिकार हैं जो ओसीआई को प्राप्त नहीं होते हैं, बाकी प्राप्त होते हैं। 2015 में पीआईओ और ओसीआई का विलय कर दिया गया और पीआईओ योजना को समाप्त कर अब 2015 से एक ही योजना जारी है जिसको ओसीआई योजना कहते हैं। एक ही योजना जारी है, ओसीआई योजना। ठीक। उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 में समय समय पर संशोधन किए गए और अभी तक इसमें 6 बार संशोधन किया जा चुका है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2020। अभी लेटेस्ट कुछ पिछले सालों में CAV और CAA काफ़ी चर्चा में रहे। तो इनके बारे में जानते हैं। CAV का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और इसको सरकार 2019 में पेश किया था। ठीक है। और जब यह पास हो गया दोनों सदनों से तो यह बन गया एक्ट, और इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2020 कहा गया। इसमें क्या प्रावधान किए गए? तो इसमें प्रावधान किया गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पूर्व आने वाले 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये इसमें प्रावधान किया गया। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से यानी कि 1 जनवरी 2015 को से पहले तक भारत में आ गए हैं, उन लोगों को प्रदान कर दी जाएगी। किस किस देश से आए हुए हों वो? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से। लेकिन सभी को नहीं, जो इन देशों में अल्पसंख्यक हैं उनको। इन देशों में अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन 6 समुदायों को। यह अनुसूची 6 में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों पर लागू नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारी क्लास आज की कंप्लीट होती है। यदि क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।